जेल में उन दोनों को फांसी दी गई। जल्लाद ने लीवर खींचा और दोनों फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन जब डॉक्टर ने दोनों को चेक किया तो एक चमत्कार हो गया, क्योंकि फांसी होने के 2 घंटे बाद भी वो खूंखार इंसान जिंदा था। उसकी नब्ज बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ, जेलर ने फिर क्या किया, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस कुख्यात बदमाश के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उन बदमाशों ने तत्कालीन केंद्र सरकार को भी हिला दिया था। ये भारत के इतिहास में वो पहला कांड था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुख्यात दुर्दांत अपराधी रंगा और बिल्ला की। वही रंगा और बिल्ला जिनके अपराध से पुलिस फाइलें पटी पड़ी हैं और आज भी लोग उनके नाम की मिसालें देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन थे ये रंगा बिल्ला और कैसे उन दोनों ने अपने अपराध से पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। ये मामला 1978 से शुरू होता है। दिल्ली में भारतीय नौसेना के अधिकारी मदन चोपड़ा का परिवार रहता था। बहुत ही सुकून से जिंदगी चल रही थी। घर में मदन चोपड़ा की पत्नी के अलावा 16 साल की बेटी गीता चोपड़ा और 14 साल का बेटा संजय चोपड़ा रहते थे। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी, तो वहीं संजय मॉडल स्कूल में 10वीं का छात्र था और वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता था। उस जमाने में रेडियो का ही दौर था। मोबाइल के बारे में तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा और टीवी तो कुछ एक घरों में ही हुआ करता था। दोनों ही बच्चे बहुत होनहार थे। एक दिन गीता को ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ऑफर आया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रुप प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। यह प्रोग्राम उसी रात 8 बजे प्रसारित भी होना था। प्रोग्राम में गीता और भाई संजय दोनों को ही जाना था। दोनों घर से तैयार होकर निकले और सड़क पर टैक्सी का वेट करने लगे। तभी पीले रंग की एक फिएट कार उनके पास आकर रुकी। उस कार में ड्राइवर के अलावा एक शख्स और बैठा था। दोनों बच्चे उसी टैक्सी में सवार हो जाते हैं और आकाशवाणी की तरफ चल देते हैं। लेकिन ये टैक्सी कोई आम इंसान नहीं चला रहा था, बल्कि कुख्यात अपराधी रंगा और बिल्ला चला रहे थे। रंगा बिल्ला ने कार को आकाशवाणी की बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया। रास्ता बदलते ही गीता ने पूछा कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? यह आकाशवाणी का रास्ता तो नहीं है। उनके इस सवाल पर रंगा बिल्ला ने कोई जवाब ही नहीं दिया। गीता और संजय ने खतरे को भांप लिया था। उन दोनों ने रंगा बिल्ला का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया और गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने लगे। तभी बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ को जख्मी कर दिया। इस दौरान शंकर रोड के पास कार रुक गई। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज कई लोगों ने सुनी। ऐसा बताया जाता है कि बच्चों को बचाने के लिए एक शख्स तो कार से लटक भी गया, लेकिन रंगा ने कार नहीं रोकी। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और गाड़ी का नंबर बताया गया। उधर बेटा और बेटी बदमाशों से भिड़े हुए थे और दूसरी तरफ घर में माता पिता रात 8 बजने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 8 बजे रेडियो पर बेटी का प्रोग्राम आना था। रंगा बिल्ला ने दोनों बच्चों को दबोच लिया और सुनसान इलाके में अपने अड्डे पर ले गए। इधर रात का 8 बजा, लेकिन रेडियो पर बेटी की आवाज सुनाई नहीं दी, जिस पर माता पिता ने सोचा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उधर दूसरी तरफ रंगा और बिल्ला दोनों बच्चों पर जुल्म ढा रहे थे। रंगा बिल्ला की अगर बात करें तो रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। ट्रक से ऊब गया तो मुंबई में वो टैक्सी चलाने लगा। रंगा का मन यहां भी नहीं लगा। तभी उसकी मुलाकात जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से होती है। जसबीर पहले से कुख्यात था। ऐसा बताया जाता है कि उसने मुंबई में 2 विदेशी नागरिकों की हत्या की थी। बस यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। शुरुआत में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चुराते और बेचते थे। इसके बाद मुंबई में इन दोनों ने बच्चों की किडनैपिंग भी शुरू कर दी। मुंबई पुलिस इन दोनों की सरगर्मी से तलाश करने लगी। लिहाजा इन दोनों ने सोचा कि अब मुंबई में मज़ा नहीं आ रहा और पुलिस भी जो है पीछे पड़ी हुई है, इसलिए अब दिल्ली चलते हैं। इसके बाद दोनों दिल्ली आ गए। अब इन दोनों को ज़रूरत थी एक कार की, जिसे इन दोनों ने 1978 को दिल्ली के अशोका होटल से चुराया और फिर 26 अगस्त 1978 के रोज इन दोनों ने मोटा हाथ मारने की नियत से गीता और संजय को किडनैप कर लिया। दोनों गीता और संजय को किडनैप कर चुके थे।
अब बारी थी परिवार की फिरौती मांगने की। रंगाबिल्ला ने बच्चों से पूछा कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, जिस पर संजय और गीता ने जवाब दिया कि उनके पिता नौसेना के अधिकारी हैं। ये बात सुनते ही रंगाबिल्ला चौंक गए। उन दोनों ने सोचा कि अब पैसा नहीं मिलेगा और पुलिस परेशान करेगी सो अलग, बस क्या था। गुस्से में आग बबूला हुए दोनों ने संजय का कत्ल कर दिया। दोनों ने संजय को चाकुओं से गोद कर बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से बेचारी गीता के साथ बलात्कार किया और फिर तलवार से वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। एक तरफ बेटा बेटी का कत्ल कर दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ माता पिता को तो कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन जब बेटा बेटी दोनों तय वक्त पर घर नहीं पहुंचे तो रात 9 बजे पिता मदन चोपड़ा आकाशवाणी पहुंचे, जहां पता चला कि गीता और संजय वहां गए ही नहीं। जिसके बाद पिता मदन चोपड़ा ने धौला कुआं थाने में शिकायत की। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त भी तत्कालीन थानेदार ने अपने क्षेत्र का मामला न होने की बात कहते हुए मामले से पल्ला ही झाड़ लिया। रात में नौसेना के कई अधिकारी थाने पहुंचे, जिसके बाद दबाव में आकर मामला दर्ज किया गया और बच्चों की तलाश शुरू की गई। अगले दिन 27 अगस्त के रोज हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी बच्चों की तलाश शुरू कर दी। कई दिन का वक्त गुजर गया लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका। 3 दिनों के बाद 29 अगस्त को दिल्ली में ही एक चरवाहे ने झाड़ियों में खून से सनी हुई लाश देखी। उसने पुलिस को तुरंत सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कुछ घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों की क्षत विक्षत लाश को बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे जख्म थे। नाबालिग बच्चों का अपहरण और हत्या पर संसद में जमकर हंगामा हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खुद परेशान हो गए। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से उनका इस्तीफा तक मांग लिया। इसके बाद रंगाबिल्ला की बहुत ही सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई। रंगाबिल्ला ये समझ चुके थे कि अब दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा वो आगरा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। 8 सितंबर 1978 के रोज वो दोनों कालका मेल ट्रेन में सवार होते हैं। वो दोनों जिस डब्बे में चढ़े उसमें सिर्फ फौजी ही थे। फौजियों के सवाल करने पर रंगाबिल्ला उनसे भी भिड़ गए, लेकिन इसी बीच एक जवान ने उन दोनों को पहचान लिया क्योंकि उसने सुबह ही उन दोनों की तस्वीर अखबार में देखी थी। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों गिरफ्तार हो चुके थे, दोनों पर मुकदमा चला और दोनों को ही फांसी की सजा सुना दी गई। ये दोनों फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेजी गई और वहां से भी याचिका खारिज की गई। रंगा कहता था कि उसे बिल्ला ने फंसा दिया और बिल्ला कहता था कि मुझे रंगा ने फंसाया है, और दोनों ही खुद को बेगुनाह बताते थे। आखिरकार उन दोनों की फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई और वो तारीख थी 31 जनवरी साल 1982, यानी आज से 43 साल पहले। लेकिन उस दिन भी एक कांड हो गया। भारतीय इतिहास की फांसियों में यह कांड सबसे अजीब था, क्योंकि जब रंगाबिल्ला को फांसी दी गई तो उसमें एक जिंदा बच गया। दरअसल फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी की रस्सी बिहार के बक्सर से आई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा ने नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। हाथ पीछे बांधे गए और चेहरों को काले कपड़ों से ढक दिया गया। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्य भूषण शुक्ला ने लाल रुमाल गिराया और दोनों जल्लादों ने एक साथ लीवर खींच दिया। कुछ देर तड़पने के बाद दोनों के ही शरीर में हरकत खत्म हो गई। ऐसा बताया जाता है कि दोनों की लाश को 2 घंटे तक लटकाया गया। इसके बावजूद जब दोनों के शरीर डॉक्टर ने चेक किए तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नब्ज बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। इससे खुद जेलर और डॉक्टर दोनों ही परेशान हो गए। इसके बाद जेल के ही कर्मचारी ने फांसी के तख्ते से नीचे खड़े होकर रंगा के पैरों को खींचा, तब जाकर कहीं उसकी मौत हुई। रंगाबिल्ला के परिवार ने उन दोनों की लाशों को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने ही उनकी लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बारे में आपको बताने का मकसद ये नहीं कि हम आपको डराएं या किसी भी तरह का हम जो है समाज में जो है द्वेष फैलाएं या किसी तरह की भी जो है एक भ्रामक माहौल बनाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इस घटना से आप खुद को अलर्ट रखें और जो भी जिनके अंदर भी अपराध का बीज पनप रहा है वो ये चीज़ समझ ले कि अपराध और अपराधी चाहे जितने शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन उनका जो अंजाम और सलाखें और फांसी का फंदा ही होता है। ये घटना हमें सिखाती है कि किसी भी अजनबी व्यक्ति
या वाहन पर सोचे समझे बिना भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। बच्चों और युवाओं को सीखना चाहिए कि किसी अनजान व्यक्ति की पेशकश स्वीकार करने से पहले सतर्क रहें, उसकी जांच करें। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों को आत्मरक्षा और संकट प्रबंधन सिखाना चाहिए। उन्हें बताएं कि अनहोनी के संकेत मिलने पर कैसे प्रतिक्रिया दें और मदद कैसे मांगें। यह मामला दिखाता है कि तत्काल कार्रवाई का कितना महत्व है। आम नागरिकों को भी जागरूक रहना चाहिए और परेशानी में फंसे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लोगों को यह समझना होगा कि उनकी छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है। ऐसी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि कड़ी सजा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही समाज में नैतिक शिक्षा और मूल्यों के प्रसार पर ध्यान देना चाहिए ताकि अपराधों की जड़ तक पहुंचा जा सके। ये कहानी एक सबक है सतर्कता, नैतिकता, त्वरित कार्रवाई के जरिए समाज को सुरक्षित बनाने की। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।